हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद बेसिक पर स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th के 5th चैप्टर का दूसरा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण लेके आए हैं। इसके पहले हमने जैव प्रक्रम व पोषण क्या होता है तथा पोषण के प्रकार के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जो स्वपोषी जीव होते हैं, जो अपना स्वपोषण तरीके से जीव अपना पोषण करते हैं, जो जीव अपना स्वयं पोषण करते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब वे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रिया होती होगी जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वही क्रिया होती है दोस्तों, क्या होती है वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही क्रिया ही हमारी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। चलिए बच्चा, आज हम आप लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कैसे होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बना लेते हैं, कैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन ऐसी रिएक्शंस होती है जिससे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाकर अपने आप को स्वपोषित करता है, अपने आप का पोषण स्वयं करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, इस बात को देखते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, यानी CO2 तथा जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए कह रहा है, जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन करते हैं, जिसके माध्यम से जब प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज एक एनर्जी होती है जिसको पौधे भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, है ना। तो जब पौधों को क्या मिला? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो जल। ठीक है, पौधों के पास कार्बन डाइऑक्साइड थी और जल था। ठीक है, और उसने क्या किया? किसकी उपस्थिति में? जो है सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया की, तो ग्लूकोज का निर्माण किया। और वही ग्लूकोज किसका निर्माण किया? किसका निर्माण किया बच्चों? ग्लूकोज का निर्माण किया। ठीक है, और यही ग्लूकोज जो है एनर्जी के रूप में उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं। एनर्जी के रूप में पेड़ पौधे ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? इस प्रक्रिया के कारण पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। जब बेटा अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के बाद होता क्या है, जब आपको पता है जब अभिक्रिया होगी तो उससे एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी तो पौधे क्या हो सकते हैं? जीवित रह सकते हैं, है ना। तभी तो पौधे, जब जैसे हमको अगर भोजन 1 दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, काम चल जाएगा, 3 दिन ना मिले, काम चल जाएगा। उसी तरीके से आप एक चीज़ को देखिएगा, और ये भी बेटा ध्यान रखिएगा कि बिना प्रकाश की उपस्थिति में जो है पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। और अगर ऐसा आपको करना है कि हम देखें कि प्रकाश की उपस्थिति
अगर अनुपस्थिति रहे तो पौधा भोजन बना पाता है या नहीं बना पाता है। तो एक अंधेरा कमरा ले लीजिए जहाँ बिल्कुल प्रकाश ना जाता हो, और वहाँ पर आप एक पेड़ को, पौधे को गमले में लगा के रख दीजिए, और आप कुछ दिन बाद देखेंगे, 1 दिन 2 दिन भी, तो जैसे हमारा शरीर 1-2 दिन 10 दिन तक काम कर सकता है, उसी तरीके से पौधा 1-2 दिन 4 दिन तो काम करेगा। उसके बाद पौधा पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट स्टेज तक एक ऐसा समय आ जाएगा कि पौधा मृत हो जाएगा। क्योंकि क्या है, बिना प्रकाश, ऊर्जा का मेन स्रोत पौधों के लिए प्रकाश को माना जाता है। तो प्रकाश वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बिना प्रकाश के ना ही क्रिया हो सकती है, ना ही ग्लूकोज का निर्माण होगा, ना ही पौधों को एनर्जी मिलेगी, ना ही पौधा जीवित रह सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो आज हम लोग वही रिएक्शन को देखते हैं। कौन सी रिएक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक तो CO2 था, पौधे के पास CO2 था, और आपको पता है मिट्टी में जल होता है, और जल होता है उसके साथ क्रिया करा, और साथ में सूर्य का प्रकाश था, और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। और आपको पता है ऐसे पत्तियां जो बनी होती हैं, ये जो पत्तियां बनी होती हैं, ठीक है, इन्हीं में छोटे 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 पर्णरंध्र पाए जाते हैं, इन्हीं में क्लोरोफिल होता है, इसी के माध्यम से ही प्रकाश इसमें ऑब्जर्व होता है पौधों में। ठीक है, तो इसमें जो पर्णरंध्र होते हैं, इसी से जो है छोटे छोटे ये जैसे छिद्र बने हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, पर्णरंध्र कह रहे हैं। इन्हीं से जो है क्लोरोफिल, इन पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के ही कारण पत्तियां हरी होती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। क्या होती हैं, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है। अभी हमको समझाना है, ये रिएक्शन समझाना है। तो एक तो बेटा क्या हुआ, एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, दोनों ने सूर्य की उपस्थिति में क्रिया किया, क्या बनाया, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज बना, और ये ऑक्सीजन गैस जो है उड़ जाती है। इसलिए आपको पता है लोग क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस पेड़ों से निकलती है, क्योंकि जब भी पेड़ अपना भोजन बनाता है तो एनर्जी के रूप में ग्लूकोज ले लेता है, और जो गैस ऑक्सीजन बचती है उसको बाहर निकाल देता है, और उस ऑक्सीजन गैस को मनुष्य श्वसन क्रिया के लिए उपयोग करता है। तो ये चीज़ होती है कि जो ऑक्सीजन गैस बनती है तो इसी अभिक्रिया के दौरान ही बनती है, जो मनुष्य अपनी जीवनी उपयोगी गैस के रूप में मानता है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। इसीलिए पेड़ पौधे जो है मनुष्य के जीवन से जुड़े होते हैं, यानी बिना पेड़ के मनुष्य का जीवन भी असंभव माना जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके ग्लूकोज एनर्जी के रूप में पौधे ले लेते हैं, जिससे पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। क्योंकि पौधा किसी की आवश्यकता नहीं लेता, किसी की पौधे को ज़रूरत नहीं पड़ती, पौधा खुद सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर लेता है, और ग्लूकोज बना लेता है, और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है, और जिससे यह है पौधे में एनर्जी मिल पाती है, और पौधा लंबे समय तक जीवित रह पाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर पौधा कभी कभी धूप में भी लगा रहता है तब भी खराब हो जाता है। तो जैसे है कि अब उसमें बहुत सारे कीटाणुनाशक, बहुत सारी बैक्टीरिया जा सकती है, जिससे बहुत सारे उनमें बीमारियां, फंगस लग जाते हैं, उसके कारण भी पौधा मृत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना, अब क्या हो सकता है, जिससे उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। जब जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी तब जल का आवागमन ही रुक जाता है नीचे से। जब जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे हमारे लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो, जब हमारे कोई बीमारी आ जाती है तो मनुष्य में हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो मनुष्य चाहे जितना खाए, एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य खाना ही खाना बंद कर देगा। ठीक उसी प्रकार से जब पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें कोई भी अगर बैक्टीरिया और फंगस लग जाता है, जिससे कारण वो यदि खराब होने लगा, यदि वो सूखने लगा है, तो कुछ दिन तो हरा भरा रहेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब नीचे से जड़ें जल को शोषित ही नहीं कर पाएंगी, तो प्रकाश की उपस्थिति में ना ही जल मिलेगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होगी, ना ही एनर्जी बनेगी, और जब एनर्जी नहीं होगी पौधा अपने आप
सूख जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। इसी क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या सामग्री, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती और पौधा जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आपको हमने बताया था कि नंबर 1 पे आपको याद रहना रहेगा कि जो है बिना सूर्य के प्रकाश के आप कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी तो नहीं हो सकती, है ना। और दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, तीसरे नंबर पे जल की भी आवश्यकता है और चौथे नंबर पे क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। यानी आपसे हम कहें कि सूर्य के प्रकाश के बिना अगर प्रकाश संश्लेषण हो सकता है तो नहीं हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण हो सकता है तो नहीं हो सकता है, जल के बिना प्रकाश संश्लेषण हो सकता है तो नहीं हो सकता है, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण हो सकता है तो नहीं। यानी ये 4 चीज़ें होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो प्रकाश, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरी जल H2O, चौथी क्या क्लोरोफिल, ठीक है। अब बेटा सूर्य का प्रकाश की बात करते हैं, जैसे इसमें हेडिंग पड़ी है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। हमने ये पहले ही बता दिया कि बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ठीक है। इसमें प्रकाश की तीव्रता तथा रंग आदि भी शामिल हैं। इसकी अनुपस्थिति में तथा रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, परंतु प्रकाश के कुछ कृत्रिम स्रोत से कुछ सीमा तक यह प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सोचे रात्रि में प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि रात्रि के समय जो है पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और उसमें जो है ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है ना। ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, इसलिए रात्रि के समय पौधे के समय नहीं सोना चाहिए। कि जब भोजन नहीं बनेगा, जब ऑक्सीजन और जल आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे सनलाइट की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी नहीं। और रात्रि के समय में सब पेड़ क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मात्र एक पौधा है पीपल जिसको बोलते हैं, पीपल का पेड़ जो है दोनों टाइम ऑक्सीजन गैस निकालता है, रात्रि में भी और दिन में भी। तो पीपल के नीचे सोना बेटर होता है, दोनों टाइम आप सोते हैं। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपने को कहा कि रात्रि में जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो पीपल में ऐसा क्यों होता है कि दोनों टाइम ऑक्सीजन निकलती है? तो बेटा ये एक ऐसा अपवाद है, ठीक है। एक अपवाद माना जाता है कि पीपल जो है दोनों टाइम ऑक्सीजन गैस निकालता है, ठीक है। ये मान के चलेंगे आप। चलिए समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेकिन कुछ कृत्रिम स्रोत हैं जिसकी सीमा तक कुछ क्रिया तक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम पेड़ पौधों को कुछ लोग घर में उगा लेते हैं तो उसके लिए व्यवस्था होती है सनलाइट की उपस्थिति करनी, कृत्रिम लाइट, लोग लाइट लगा करके जो है पेड़ को, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया, लेकिन कराई जा सकती है। आज हर एक चीज़ कृत्रिम हो सकती है, तो नेचुरल के बगैर कृत्रिम भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है, संभव है। ऐसा नहीं है कि अगर कमरे में अगर पेड़ पौधे उगाना चाहें तो आप नहीं उगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कृत्रिम रूप से चलती हैं जिसकी तरीके से सनलाइट भी उपस्थित कराई जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये भी हो सकता है, कृत्रिम रूप से हो सकता है, ठीक है। जैसे बैंगनी, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है।
इसमें लिखा है जैसे बैंगनी, नीला तथा लाल रंग प्रकाश में पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। ये मेन रंग हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की स्पीड ज़्यादा होती है या उसमें ही प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें जल्दी कर लेता है। कहने का तात्पर्य है करता तो सातों रंग में है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण है, तो लेकिन उसके लिए करता तो सातों में है लेकिन इसमें ज़्यादा करता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा करता है। किस किस में देखें, बैंगनी, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में पौधा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, यानी करता है, कर नहीं सकता, करता ही है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को समझ लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, यानी बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती, कहने का मतलब। ठीक है, बनाए रखने के लिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश व जल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नंबर 2, जल को भी देख लेते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में करा रखी है, ऐसा नहीं है। टीचिंग विद बेसिक्स मेरे चैनल का नाम है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक चीज़ बेसिक मिलेगी और डिटेल में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ही करा दिया जाए, हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी, टू द पॉइंट मिलेगी और कंटेंट बेस्ट देने का प्रयास रहता है। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, हम करते हैं, लेकिन कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा इस चैनल पे, ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, चलिए जल को देख लेते हैं। जल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधे आवश्यक जल की पूर्ति अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल को परासरण प्रक्रम द्वारा करते हैं। हमने क्या अभी बताया था कि जो जड़ मिट्टी में जल होता है, उसी में जो जड़ें होती हैं, उन्हीं जड़ों से ही पौधे अपना भोजन अपने में जल की पूर्ति करते हैं। जल वहीं से आता है, जड़ों से ही आता है। अभी हम इसके पहले ही बता चुके हैं, तो हमें वो लिखा है भी है, डिटेल में भी है, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि जो जड़ें होती हैं वो उसमें जो मिट्टी में ही जल होता है, उसी को अवशोषित करके अपने अंदर जल की पूर्ति पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, तो जल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक पर्णहरिम क्लोरोफिल होता है, इसको वो भी आपको हम बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? पर्णहरिम हरे रंग का वर्णक है जो मुख्य पत्तियों में पाया जाता है। इसे प्रकाश संश्लेषण केवल उन्हीं कोशिकाओं में होता है जिनमें पर्णहरिम होता है और हरिलत हवक मिलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण उन्हीं में होता है जिसमें पर्णहरिम क्लोरोफिल उपस्थित हो गया, यानी पत्तियों के ही माध्यम से। हमने बताया अगर पेड़ पौधा हरा ना हो तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, पेड़ जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा होगी, जिसमें हरा वर्णक पाया जाता, पर्णहरिम पाया जाता होगा, उसी में प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया संभव है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन किन चरणों से होकर गुजरती है और कैसे पूरी होती है, इस बात पे चर्चा करेंगे। चलिए, पहला चरण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। यानी
क्लोरोफिल द्वारा, यानी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उन्हीं में परागरंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं पत्तियों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ये पहला काम होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब पेड़ क्या करते हैं, उसी प्रकाश, हमने कहा क्या रिएक्शन होती है, तो प्रकाश ऊर्जा अब किस में बदलेगी? रासायनिक ऊर्जा में चेंज होगी। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या होगा? तीसरे नंबर पे होगा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जो जड़ के अणु हैं वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में बदलना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पहले जल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अणुओं का अपघटन होता है, फिर आपस में मिलते हैं, फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, और वहीं ग्लूकोज जो है पौधे को एनर्जी के रूप में, पावर के रूप में मिल जाता है। ठीक है, अभी हम उतनी देर से पर्णरंध्र स्टोमेटा की बात कर रहे थे, तो पर्णरंध्र होते क्या हैं, तो इसको भी हम वैसे बता चुके हैं। पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र बोलते हैं। सामान्य परिभाषा अगर ऐसे कहें, ठीक है, लेकिन आपको लिखित रूप में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पादप या पेड़ों की पत्तियों में तथ्य कोमल वायवी की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें हम रंध्र या पर्णरंध्र कहते हैं। यानी जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्र या फिर पर्णरंध्र स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। देखिए बेटा, ये इस तरीके से कुछ होता है, ये आपको पूरा डायग्राम, ये इतना पहले देखिए समझिए। ये इसमें आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन गैस, इन्हीं से पत्तियों के माध्यम से आवागमन होता रहता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना इन्हीं से लगा रहता है, पत्तियों के माध्यम से। ठीक है, इन्हीं छिद्रों में, जैसे हम लोगों के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं रोम वाले, उसी तरीके से पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन गैस का आवागमन होता है। और हमारे जो रोम वाले छिद्र होते हैं वो हमारे शरीर की अपशिष्ट, यानी खराब जो पसीना होता है, वो अपशिष्ट मात्रा जो होती है, जो हमारे उन्हीं के द्वारा, उन्हीं रोम के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का आवागमन इन रंध्र के द्वारा होता रहता है। ये पर्णरंध्र की संरचना है, जिन बच्चों को नहीं एक बार देख लें और इसको बना लें, शायद बनाने को भी आता है। इसमें दिया है पर्णरंध्र की संरचना, तो एक मेन, ये तो पत्ती थी, पर्णरंध्र की मेन संरचना कैसी बनती है इसको हम देखेंगे। क्या होता है? रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं, है ना, पत्तियों की बाह्य त्वचा, नहीं ऊपरी आप देखेंगे पत्तियां तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए। प्रत्येक रंध्र में 2 अर्ध चंद्राकार सेम के बीच के आकार का होता है। यानी ये प्रत्येक रंध्र जो है एक अर्ध चंद्राकार, ऐसे और ऐसे मिलके बने होते हैं। ये कुछ ऐसे, ये ऐसे करके बने होते हैं। सेम के बीच के आकार का होता है ना। कोशिकाएं तथा मध्य में रंध्रीय गुहा पाई जाती है, और इनके बीचों बीच में एक रंध्रीय गुहा पाई जाती है, तथा कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली
तथा आंतरिक भित्ति पतली होती है जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो बाहरी भित्ति होती है पतली होती है और जो आंतरिक भित्ति होती है वो एक तरीके से कहें मोटी होती है। इन्होंने गलत लिख दिया है, मोटी होती है। ठीक है, मोटी होती है। ओके, नोट्स में थोड़ा गलत लिखा है, मोटी होती है। आगे ये देखिए पर्णरंध्र की संरचना बनी हुई है। ये इसमें सहायक कोशिकाएं हैं, ये सहायक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, कोशिका ये द्वार हैं, केंद्रक भित्ति है, बाहरी भित्ति है, सारी चीज़ें इस चीज़ में ड्रॉ हैं। ठीक है, ये पर्णरंध्र की संरचना है। बाकी बस इतना ही आज की क्लास में। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें जिससे नई आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए आप सभी।